गुजरात ने तो हमारी आशाओं पे बिल्कुल पानी फेर के रख दिया आज। कल हम लोग याद है आप लोगों को किस तरह से क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि ये मैच तो 51-49 दिल्ली के फेवर में है। दिल्ली हमें फेवरेट लग रही थी कि दिल्ली जीतेगी, लेकिन इस तरह से वन साइडेड मैच हारेगी ये गुजरात, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। और वाकई शुभमन गिल ने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। आज आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो शुभमन गिल एज ए कैप्टन तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। जितनी ज्यादा गलतियां इसमें इसने की हैं उनको तो हम देखिए धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। एक चीज मैं मानता हूं कि टॉस आपके हाथ में नहीं है, टॉस आपके हाथ में नहीं है। कह भी रहा था कि मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे पहले बैटिंग करने में, क्योंकि बाद में जो है वो ड्यू नहीं आ रही है, आजकल पिछले 2 दिन से ड्यू नहीं आ रही है तो हम लोग भी करेंगे कुछ। अरे भैया उसके लिए आपको रन तो बनाने पड़ते हैं ना। अब यार हमारी सहानुभूति जितनी आपके साथ है उससे तो कुछ हो नहीं सकता ना, खेलना तो आपको ही पड़ेगा। और इस तरीके से खेलोगे तो यार कैसे काम चलेगा। सबसे पहले तो एज अ कैप्टन आपको अपनी टीम की कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। अभी कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात देखिए बिल्कुल जग जाहिर है। जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, हमने ये डिस्कस किया था ना कल हम जब ये बात कर रहे थे कि गुजरात से हमको ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि ये 200 के ऊपर रन बना देंगे। ये इनकी टीम में वैसा अभी एक्सप्लोसिव बैट्समैन कोई भी नहीं है। ये सारे लोग मेथड से खेलने वाले हैं और यहाँ पे जितने इनके ये जो पट्टे चलाने वाले बैट्समैन हैं जो पिछले 2 सालों में चलाते आए हैं, जिसमें कि विजय शंकर भी और अभिनव मनोहर और आपका ये शाहरुख खान तो खैर अभी आया है, लेकिन उसकी भी रेपुटेशन तो वही है ना कि वो अच्छे खासे टुल्ले चलाने वाला है और एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं ये लोग। लेकिन ये नहीं चल रहे हैं इस साल बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। और अब पहले जब आपका जो मेन बैट्समैन है जो कि आपकी टीम की गाड़ी को चलाता है वो है साई सुदर्शन का भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है इस बार। वो खेल जरूर रहा है लेकिन वो उसके खेलने से कभी भी ये नहीं लगता है कि वो कोई बहुत लंबा जाने वाला है या बहुत ही कोई मार पीट के खेल देगा, या जैसे उसने पिछले साल चेन्नई के अगेंस्ट जो फाइनल में पारी खेली थी 96 रन की, उस तरह की कोई पारी खेल देगा। अभी उसकी बैटिंग में वो रिदम नहीं नजर आ रही है, वो स्ट्रगल कर रहा है। और इवन शुभमन गिल के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि अब शुभमन गिल क्या है, अकेला ही बैट्समैन ऐसा है जो कि लंबा भी खेल सकता है और एक्सप्लोसिव भी खेल सकता है। तो उसके लिए उसको लंबा खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो प्रेशर देखिए क्या हो रहा है। जब आज आपने देखा वृद्धिमान साहा शुरू में इनको वैसी शुरुआत नहीं दे पाया जैसी कि ये नॉर्मली देता है। अब शुभमन गिल के ऊपर ही प्रेशर आ गया। उसका क्या हुआ नुकसान, शुभमन गिल खुद ही आउट हो गया। क्योंकि अब बाद में उसने कहा भी कि मुझे उस बॉल के ऊपर आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन आउट नहीं होना चाहिए था वो तो देखिए जब आप टेस्ट मैच या वनडे खेल रहे हो तो ठीक है, लेकिन T20 में तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि अब पहले ओवर में इनके 6 रन ही बने थे और दूसरे ओवर में जब गिल आउट हुआ है तो गिल के आउट होने के टाइम पे 11 रन का स्कोर था और 11 ही बॉल हो चुकी थी। अब जब 11 बॉल में 11 रन ही स्कोर होगा तो फिर तो मारना ही पड़ेगा ना इसको। तो फिर क्या हो सकता है। ये मतलब एज अ कैप्टन, एज अ टीम मैनेजमेंट, कोचेस को ये ध्यान रखना चाहिए भैया कि क्या हो रहा है आपकी टीम में, क्या चल रहा है। तो फिर ऐसे में आपको पता है कि भाई आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो शुभमन गिल के ऊपर और फिर उसके बाद आप उम्मीद करो कि अगर शुभमन गिल अच्छा एक तरफ से खड़ा रहता है, रन बनाता है, तो फिर साई सुदर्शन कुछ करे और बाकी लोग जाके कुछ कर सकें। तो ऐसी तो कुछ प्लानिंग हमको नजर आई नहीं। शुभमन गिल किसी भी हालत में देखिए आउट नहीं हो सकता है। जीटी की ये जो टीम है इस टाइम और जिस तरह की उसकी फॉर्म चल रही है प्लेयर्स की, शुभमन गिल कैन नॉट अफोर्ड टू गेट आउट अर्ली, बिकॉज उसको ही रन बनाने हैं अकेले को। जिस तरह से आरसीबी में विराट कोहली के साथ हो रहा है, विराट कोहली का तो फिर भी ये फाफ और ये कभी कभी कोई पीछे से कोई सपोर्ट कर देता है, दिनेश कार्तिक और कभी अनुज रावत ने बना दिया एक मैच में, तो लोमरोर ने बना दिए, तो एक मैच में रजत पाटीदार ने बना दिए। लेकिन यहां तो शुभमन गिल बिल्कुल एकदम अकेला है। इसके अलावा क्या ये इसकी मेरे ख्याल से 30-40 रन की पारी है साई सुदर्शन की, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर अब ऐसे में कैसे काम चलेगा यार। शुभमन गिल को तो लंबा खेलना पड़ेगा ना। और अब शुरुआत जब इनकी हुई तब देखिए आप क्या हुआ इनका, पहले ओवर में 6 रन बने, दूसरे में 11वीं बॉल पे ये आउट हो गया शुभमन गिल। और उसके बाद से तो फिर इनकी हालत ही खराब हो गई। मतलब हालत ये
कि मुकेश कुमार को इन्होंने 2-2 विकेट दे दिए यार। वो मुकेश कुमार, मुझे तो डर, आज देखिए मुकेश कुमार ने 14 रन देके 3 विकेट ले लिए, और मैं हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता हूं। कल के मैच में के पहले भी मैं आपको बता रहा था कि ये मुकेश कुमार से मुझे सबसे बड़ा डर लगता है, ये आएगा 70 रन पिटवाएगा कभी। लेकिन आज तो देखिए 14 रन देके 3 विकेट लिए इसने, मतलब इसने तो मुझे एकदम ही गलत सिद्ध कर दिया। कल का मेरा प्रीव्यू जिन्होंने देखा होगा और आज का मैच देखने के बाद कहेंगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग मुकेश कुमार से बिल्कुल भी इंप्रेस मत हो जाना किसी भी हालत में। और ये ऐसी परफॉर्मेंस के भरोसे आप ये मत सोच लेना कि इसको आप वर्ल्ड कप में ले जाओगे। ये मुकेश कुमार बिल्कुल वैसा ही प्लेयर है, मैं बता रहा हूं, वैसा ही बॉलर है बिल्कुल। ये इसको जो लोग मेरी उम्र के हैं ना, जिन्होंने मदन लाल को बॉलिंग करते हुए देखा है, ये मदन लाल जानते हैं ना आप लोग, मदन लाल 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर था, ठीक है। और ये फाइनल में जब वो विवियन रिचर्ड धुलाई कर रहा था ना, तो मदन लाल ने विवियन रिचर्ड्स को आउट किया था। जो वो फेमस कैच आपने देखा होगा कपिल देव ने दौड़ते हुए पकड़ा था, वो मदन लाल की बॉल पे पकड़ा था, क्योंकि उसके पहले ओवर में इसको 3-4 चौके जड़ दिए थे विवियन रिचर्ड्स ने। तो ये बोलता है कपिल देव से जाके, इसका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, मैं कहता मैंने कपिल देव को जाके बोला कि यार तुम मुझे एक ओवर और दे दे, क्योंकि ये मुझे बहुत लाइटली ले रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसको आउट कर दूंगा। तो और वाकई उसने वहां आउट कर भी दिया उसको, और वो इसी वजह से वो हारे भी वो फाइनल मैच। वो तो चलिए एक कहानी हो गई, लेकिन ये इसके बाद क्या हुआ वो कहानी आपको मैं बताता हूं। उसके बाद क्या हुआ, 83 वर्ल्ड कप में फाइनल में ये वेस्ट इंडीज हारी हमसे, और वेस्ट इंडीज बहुत ही मन में खून का घूंट पी के ये लोग रनर्स अप की ट्रॉफी लेके गए। उसके जस्ट बाद ये लोग आए इंडिया, पांच टेस्ट मैच या 6 टेस्ट मैच की सीरीज थी, और 5 वनडे थे उसमें। वो 5 वनडे में से पांचों के पांचों वेस्ट इंडीज ने हराए इंडिया को, और 1 साइडेड हराए, बहुत बुरी तरह से हराए। और एक तो वनडे में आपको बताऊं, वो श्रीनगर में हुआ था। वो श्रीनगर वाला जो वनडे था ना, उसमें मदन लाल इधर से बॉलिंग करने चलता था। इंडिया ने कुछ 150, 160, 180 ऐसे कुछ रन बनाए थे 50 ओवर में। उस टाइम ऐसा ही स्कोर बनता था, और वैसे भी वेस्ट इंडीज के सामने तो सारी टीमें इससे ज्यादा बना ही नहीं पाती थी, वो जो उनके 4-4 राक्षस टाइप के बॉलर थे। तो यहां से जब मेरी वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई, तो मदन लाल के 4 ओवर में 52 रन ठोके उन लोगों ने। सोचिए आप, 4 ओवर ही कर पाया मदन लाल 10 में से, क्योंकि 52 रन ठोक दिए उन्होंने। इधर से मदन लाल दौड़ना शुरू करता था अपने रन अप पे, और वहां से गॉर्डन ग्रीनेज और हेंस चल देते थे सामने कि आ बेटा फेंक, तू किधर फेंकेगा बॉल, क्यों उन्होंने पूरा बदला निकाला वर्ल्ड कप का। तो इस तरह का बॉलर ये मुकेश कुमार बिल्कुल वैसा ही बॉलर है। अगर आप मदन लाल की पुरानी रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना, मुकेश कुमार एकदम वैसा ही बॉलर है, और इसकी ऐसे ही ठुकाई होती है और होनी भी चाहिए। आपने देखा है ना टेस्ट सीरीज में कितनी ठुकाई हुई इसकी, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी हुई, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हुई, हर कोई लल्लू पंजू इसको पीट के जाता है। लेकिन आज सूरमा बन गया। मुझे तो लग रहा था कहीं अगर इसको मैन ऑफ द मैच मिल गया तो गजब ही हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आ गई। नहीं तो क्या होता है, रिकॉर्ड्स में तो जाता है ना कि भैया मुकेश कुमार मैन ऑफ द मैच में मिल चुका है इसको आईपीएल में। बताइए आप, आज तो गुजरात के बल्लेबाजों ने इतनी घटिया बल्लेबाजी की है कि इसके सामने बताइए 14 रन पे 3 विकेट। मुकेश कुमार यार हद कर दी यार, कितना गंदा खेल खेला है। कोई इन लोगों की प्लानिंग नहीं नजर आई मुझे। शुभमन गिल चलो यार तुम आउट हो गए, मैंने मान लिया तुम आउट हो गए। अब यहां मतलब दूसरे ओवर में 11 रन पे शुभमन गिल आउट हुआ है, और उसके बाद चौथे ओवर में 28 रन पे 2 विकेट थे। उसके बाद 5वें ओवर में 30 रन पे 4 विकेट हो गए। ईशांत शर्मा के ओवर में फिर 2 आउट हो गए। मिलर भी आउट हो गया, साई सुदर्शन तो रन आउट हो गया, उसकी तो बदकिस्मती हो गई। मिलर का कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया। अब हालांकि कैच बहुत अच्छा पकड़ लेने को हम ब्लेम नहीं कर सकते, कैच निकाला तो ना, वो तो बॉलर की स्किल है ना, तो वो मिलर की गलती है, वो उसको रुक के खेलना चाहिए था। अब लेकिन ऐसे में तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि विकेट में कोई बहुत ज्यादा डेमंस हो कि आधा फुट बॉल स्विंग हो रही हो या कुछ हो रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया इन लोगों को। और मुझे सबसे ज्यादा शिकायत, देखिए मुझे मिलर से कोई लेना देना नहीं है। मिलर भाड़ में जाए यार, मुझे क्या लेना देना है, वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है यार। और कुछ भी हो, देखिए ये आईपीएल है, सब कुछ है,
लेकिन यहाँ पे भी जब इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं ना, मुझे ज्यादा खुशी होती है और मुझे उन्हीं की परफॉर्मेंस की चिंता रहती है। वो फ्रेजर मैकगर्क कितने भी रन मार दे, या डेविड वार्नर कितने ही बना दे, या वो पैट कमिंस कितने विकेट ले ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली मुझे अपनी टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि हमें हमारे देश का देखना है भैया भविष्य। ये तो विदेशी हैं, ये तो पैसे लेके आते हैं, 4 ओवर में साले 50 रन पिड़वाते हैं मिचेल स्टार्क की तरह, और सड़ा सा मुंह बना के चले जाते हैं। और कोई परफॉर्म भी कर देता है हेनरी क्लासन की तरह या वो ट्रेविस हेड की तरह। मुझे क्या है यार, मुझे व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद दीज फॉरेनर्स, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है, पजामा क्रिकेट हो रहा है, सब लोग देखो, सब कुछ ठीक लग रहा है, वो चौके छक्के देखो, बट यार अल्टीमेटली जब इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तब मुझे खुशी होती है कि ये हमारे देश का फ्यूचर है, ये अच्छा करेंगे यहाँ तो हमारे देश की परफॉर्मेंस आगे जाके अच्छी होगी। अब यहाँ ये हमारे पल्ले पड़ा है मुकेश कुमार, 3 विकेट लेके, बताइए। अब ईशांत शर्मा ने 2 विकेट ले लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो तो उसकी तो उम्र होगी बेचारे की, उसको कौन लेगा अब टीम में, ना लेना भी चाहिए। अब उसके बाद आप देखिए, ये मुकेश कुमार इतना नालायक आदमी है, इसने चौथे ओवर में, अपने पहले ही ओवर में साहा को आउट कर दिया, ठीक है। अब साहा आउट हो गया, उस ओवर में इसने नो बॉल फेंकी। आप लोगों को अगर याद नहीं रहे तो मैं याद दिला दूं आपको, आप इसको नोट कर लें कभी, अगर आप बड़े कभी इंप्रेस हो जाए कि अरे नहीं नहीं मुकेश कुमार ने तो 3 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच का हकदार भी था, वो ऐसा था वैसा था, तो आप याद रखिए इसने चौथे ओवर में नो बॉल फेंकी। उसके बाद इसने 7वें ओवर में जब ये बॉलिंग करने आया, इसने फिर एक नो बॉल फेंकी। अरे यार T20 में मुकेश कुमार, तुम मुझे एक बात बताओ यार, तुम साले एक मैच में 2-2 बार नो बॉल फेंक रहे हो यार, किस कदर ये घटिया आदमी है। और मुझे तो ये लगता है T20 में ये, एक तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी देखा है जब ये मैच शुरू होता है और मैच शुरू होने के पहले, जब ये टॉस के भी पहले ये दोनों टीमों के बॉलर्स बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा विकेट लगा के करते हैं, और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग अपने पास वो मेजरिंग टेप लिए रहते हैं, वो 100 मीटर वाला, बाकायदा अपना मेजरिंग टेप से ये लोग मेजर करते हैं रन अप। अरे यार तुम लोग 1-1 इंच तो मेजर करते हो अपना रन अप, उसके बाद तुम नो बॉल कैसे फेंक देते हो? अरे तुम्हारी रोजी रोटी इससे चल रही है। ये मुकेश कुमार नालायक को 5 करोड़ रुपए मिले हैं दिल्ली के ऑक्शन में, और ये 5 करोड़ रुपए देके 4 ओवर में 2-2 नो बॉल फेंक रहा है। वो तो अभी तो इस बार तो गुजरात की हालत टाइट थी, अदरवाइज दोनों बॉल में 2-2 छक्के पड़ते, पता नहीं क्या होता। ये तो कहां ले जाके डुबाएगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं इससे बिल्कुल आप इंप्रेस मत हो जाना। मैं याद दिला दी मैंने आपको कि वो 2-2 नो बॉल भी फेंकी है इसने, वो भूलना मत आप बिल्कुल। ये ऐसा आदमी है यार, ये कहां मरवाएगा, ये मतलब बुढ़ापा आ गया यार, 31 साल की उम्र हो गई है इसकी, आपको पता है। लोग बड़ी सहानुभूति कर रहे थे, अरे इतने टाइम में मौका मिला है। अरे यार मौका इतने टाइम बाद मिला क्योंकि कंपटीशन बहुत है, और फिर तुम्हारी परफॉर्मेंस तो ऐसी है ना, 31 साल की उम्र में भी तुम आए तो वो 2-2 नो बॉल फेंक रहे हो 4 ओवर में। क्या आदमी है यार ये मुकेश कुमार, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसकी शक्ल देख के। चले आते हैं बिल्कुल, तुम मेजरिंग टेप से अपना रन अप मेजर कर रहे हो, उसके बाद जाके नो बॉल फेंक रहे हो। इतनी मतलब यार, जो चीज तुम्हारी रोजी रोटी है तुम गिन के रन अप मार्क नहीं कर सकते अपना। अरे यार एक वैसे ही कोई भी बॉलर हमेशा एक ही तरह से दौड़ता है, एक ही स्पीड में दौड़ता है, ऐसा तो नहीं कि आप रन अप में चेंज करते हो अपना। अगर आपको बॉल भी चेंज करनी है तो आप रन अप तो चेंज नहीं करते ना, रन अप आप उसी स्पीड से दौड़ते हो, उतने ही कदम से दौड़ते हो, उसके बाद आप कैसे नो बॉल फेंक सकते हो आके। कोई पूछे इनसे, मैं तो कहता हूं जहां नो बॉल फेंके ना, मुर्गा बना देना चाहिए, बाहर ले जाके इनको कि मुर्गा बन के खड़े रहो आधा घंटे तक, नो बॉल फेंक रहे हो यार, हद हो गई। और कई तो हमारे स्पिनर्स भी ऐसे हैं, जडेजा ये खूब नो बॉल फेंकता है, पकड़ना चाहिए इनको कि यार ये क्या है, ये बदतमीजी तुम्हारी नो बॉल फेंकने की। और नो बॉल का तो हमको तो पता है ना बहुत अच्छी तरह से। आप लोगों को अगर याद हो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जिसमें बुमराह ने नो बॉल फेंकी थी और वो बेकारी, क्या नाम है उसका, टुल्ला उनका पाकिस्तानियों का यार, फखर जमान, वो नो बॉल पे आउट हो गया था, वो नो बॉल निकली, बाद में सेंचुरी मार दी उसने। तो एक एक नो बॉल आपको इतनी महंगी पड़ सकती है। यहाँ अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से क्यों बोल रहा हूं, भैया ये इतनी ही महंगी पड़ती है। अगर इस तरह से इनको जलील नहीं किया जाएगा ना नो बॉल के ऊपर, तो ये फेंकते रहेंगे ऐसे ही।
इनको कान के नीचे दो या मुर्गा बना के खड़ा रखो या डैश पे लात मारो इनकी कि साले भूल के भी नो बॉल डाल मत देना कभी, वरना शक्ल मत दिखाना अपनी, भाग जाओ यहां से। 127 28 30 की स्पीड में बॉल कर रहे हो और नो बॉल भी फेंक रहे हो। अरे यार, जो 155 की स्पीड में फेंक रहा है मैं मान सकता हूं, वो इतनी स्पीड से दौड़ के आता है कि कभी हो सकता है आधा इंच या इतना 1 सेंटीमीटर पैर आगे निकल जाए। 127 की तूफानी स्पीड में फेंक रहे हो और फिर भी नो बॉल। क्या खैर, उसके बाद तो अब क्या गुजरात की क्या बात की जाए, इनके तो फिर ऐसी तैसी हो गई इनकी। रहा साहब वो स्टब्स ने इनके, बताइए, पार्ट टाइमर स्टब्स। जिंदगी में मैंने कभी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये बॉलिंग भी करता है। वो उसको दे दिया ओवर। और यहां पे आप ये देखिए, ये नालायक दोनों अभिनव मनोहर और शाहरुख खान, आप ये देखिए, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये इस तरह की ये जो जनरेशन है ना, जो ये इस तरह के प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनको 4-4 5-5 8-8 करोड़ रुपए मिल जाते हैं लॉटरी में, ऑक्शन की लॉटरी में, इन लोगों का अब एम यही नहीं रह गया कि बस आईपीएल ही खेलो यार, बाकी क्या मेहनत करना है। और आईपीएल में आने के लिए वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग, तो कहीं मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी, इसमें जाके टुल्ले मारो, क्योंकि वहां पे कंपटीशन या परफॉर्मेंस का लेवल उतना ज्यादा रहता नहीं है, उतने स्टैंडर्ड के प्लेयर्स तो आते नहीं है। तो वहां जो इनसे लेसर या इनके बराबरी के लेवल के जो प्लेयर्स हैं, वहां जाके खूब टुल्ले मारते हैं ये लोग और आ जाते हैं ये, क्योंकि वो जो टीमें आईपीएल की टीमों की जो स्काउटिंग करते हैं ये लोग, वो वहां पे इनको देख लेते हैं और ले आते हैं, इनको आईपीएल में खरीद लेते हैं। इनकी लग जाती है लॉटरी। एक आध दो मैच में कभी बना दिए, 10 बॉलों में 25 रन ठोक दिए, हो गया, अगले ऑक्शन में आपके 4 करोड़ पक्के हैं। आजकल तो ये क्रिकेटर्स के लिए तो पैसा कमाना बड़ा आसान हो गया है ना। आपको क्या है, बस एक पैर आगे बढ़ा के और बल्ला घुमाने की आदत होनी चाहिए आपको। जहां आपने 2-4 छक्के मार दिए कहीं, बस हो गया, अगले ऑक्शन में 5 करोड़ पक्के हैं आपके। बाकी चाहे पूरे टूर्नामेंट में पॉटी कर करके आपने बदबू फैला रखी हो मैदानों में, लेकिन वो तो फ्रेंचाइजी को समझ में नहीं आता ना। वो तो बस यही देखते हैं कि अरे ये तो उसने एक मैच में छक्के मारे थे, बस हो गया। सैम करन इसी की खा रहा है वो। खैर, उसके बारे में तो बात करना बेकार है, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा अभी डिस्कशन। खैर, अब फिर क्या है उसके मतलब, ये दोनों नालायकों के पास आप देखिए, ये 9वें ओवर में ये दोनों ही आउट हो गए, शाहरुख खान और ये। कब आ गए थे ये लोग बैटिंग करने? ये लोग आ गए थे बैटिंग करने, देखिए, पांचवें ओवर में आ गए थे। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, लोगों ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ये लोग। अच्छा खासा, यार कौन कह रहा है आपसे कि भैया आप मतलब तुल्ले मारने ही जाओ? और ऐसा भी नहीं है, दोनों स्टंप हुए हैं, आगे बढ़ के तुम बॉल ही मिस करके चले गए। एक तो वो लेग स्टंप के बाहर की बॉल पे गया है यार। मतलब ऐसे में गलती शुभमन गिल की भी है, कोच की भी है। बाहर से आपको नहीं इंस्ट्रक्शंस देके भेजना चाहिए था कि भैया अभी 12 ओवर पड़े हुए हैं, आप लोगों को कम से कम 16-17 ओवर तक वहां टिके रहना है, बस बनाते रहो। मैं तो कह रहा हूं 4-5 रन ही बनाते रहो। अब देखिए, जब 5वें ओवर में 30 रन पे 4 विकेट थे और ये लोग 9वें ओवर में 54 रन पे दोनों आउट हो गए। मतलब इन्होंने 24 रन बनाए और ये दोनों आउट होके चले गए 9वें ओवर में। उसके बाद 11 ओवर बचे हुए थे, फिर विकेट 4 ही बचे आपके पास। फिर बचना क्या है? फिर वो तेवतिया कितना खेलेगा अकेला? फिर ये इसके बाद तो यार क्या, कैसे माफ किया जा सकता है इन्हें? और ना तो कप्तान को मैं माफ करूंगा, ना कोच को माफ करूंगा। इन लोगों को वहां से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि आप लोग आउट मत होना किसी भी हालत में 16 ओवर तक। जब आखिरी में आके आपके पास 25-30 बॉलें बाकी हों 15वें 16वें ओवर में, और आपके पास तब जाके अगर 4-5 विकेट हाथ में हैं, तब आप जाके कुछ सोच सकते हो ना मारने का। ये यही 9वें ओवर से ही चले गए मारने। ये पहले नहीं सोचते हैं कि यार हम अगर आउट हो गए इस टाइम तो क्या होगा। यही तो बात है ना, यही तो कप्तानी है, यही कोचिंग है। प्लेयर्स तो चलिए मैं मानता हूं कि प्लेयर्स में इतनी अकल ही नहीं है, क्योंकि उनकी अभी उम्र भी उतनी नहीं, और वो तो ग्लोरी शॉट मारने के चक्कर में रहते हैं कि हम तो बस यहीं से मारना चालू कर देंगे, 8-10 छक्के मार देंगे हम तो, अभी तो 11 ओवर बाकी है। अरे भैया, पहले में ही आउट हो गए तो क्या होगा? वही हो गया ना। अब बाहर चले गए और बाहर जाके अभी सोचते हैं यार जल्दी कर दी थोड़ी, पहले रुकना चाहिए था। तो भैया ये तो पहले सोचना चाहिए ना आपको। ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर क्या था उसके बाद? तो मतलब राशिद खान ने कुछ कोशिश की, लेकिन राशिद खान वाज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स। उसके सामने क्या मोहित शर्मा खेल रहा था। अब ये मोहित शर्मा अजीब अलग आदमी है। ये तू क्यों छक्का मारने गया होगा यार?
15वें ओवर में। जब राशिद खान सामने खेल रहा है तो भैया यहाँ पे फिर एक तो मोहित शर्मा की गलती, ऊपर से कोच और कप्तान फिर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मोहित शर्मा को कि भैया तुझे नहीं मारना है छक्के, छक्के वो राशिद खान मार लेगा, तू बस टिका रहे उसके साथ। फिर तो हुआ ही क्या, वो मोहित शर्मा जब आउट हुआ उसके बाद तो 8 विकेट हो गए थे। अब ये क्या करता राशिद खान, इसको तो मालूम था कि भैया 2 बॉल लगेंगी ऑल आउट ही हो जाएंगे, तो उसने कोशिश की, आउट हो गया वो। जबकि अगर ये मोहित शर्मा टिका रहता, इसको मालूम रहता राशिद खान को कि चलो अभी 3 विकेट और हैं, और ये तो राशिद खान तो मारता है ना, हमने देखा है उसको 25 बॉल में 75 रन बनाते हुए देखा है हमने मुंबई के अगेंस्ट। तो क्या मतलब ऐसा क्या नहीं हो सकता कि वो आज फिर से वैसी पारी ना खेल सके? अरे हाथों में दम और दिल में हिम्मत तो है उसके कम से कम। बाकी नामुरादों की तरह तो नहीं है ना कि बल्ला ही नहीं घूम रहा है। क्या होगा उसके बाद यार, 89 पे ऑल आउट होके चले गए। बाद में फिर क्या है, दिल्ली का तो क्या, अब यहाँ दिल्ली में भी देखिए, अब यहाँ पे फिर शुभमन गिल की और ये जीटी की कोच की मैं गलती बोलूंगा। आपको क्या लगता है कि 89 का स्कोर है 20 ओवर में? अब डेफिनेटली आपको ये बात पता है कि जीटी दिल्ली वाले जो आएंगे बल्लेबाज, तो वो तो अपना नेट रन रेट इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल मार तोड़ ताबड़तोड़, बिल्कुल दे मार 4.5 वाले मोड में आएंगे कि इसको तो हम 6 ओवर में ही खत्म कर दें मैच को। ऑब्वियसली कोई भी टीम यही चाहेगी ना कि अब मैं नेट रन रेट में बिल्कुल खजाना लूट लूं, लग गई है लॉटरी मेरे हाथ, भले उनके 6 विकेट चले जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी अप्रोच तो वही होनी थी। अब ऐसे में इसको क्या करना चाहिए था? चलो मैंने मान लिया कि आप, सबसे पहली बात तो आप अगर ये सोचो कि हम पेस से आउट कर देंगे, तो आपके पेसर्स जो हैं वो पेसर्स कोई ऐसा नहीं है कि 155 की स्पीड में फेंक रहे हैं बॉल। आपको पता नहीं है क्या कि संदीप वॉरियर की स्पीड में फेंकता है? संदीप वॉरियर ने मैक्सिमम बॉल फेंकी है 140 की, 141 की फेंकी होगी, बाकी तो मैक्सिमम उसकी हायर 130s में ही थी। वो भी कोई ऐसा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है जिसके लिए कि आप, हमारे पुराने व्यूअर्स तो पहले भी जानते हैं कि मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि ये नए बॉलर जितने भी आते हैं यंग, अगर ये 140 के नीचे फेंकते हैं तो कोई फायदा नहीं है। 140 की स्पीड जब से जो आदमी अपना करियर शुरू कर रहा है, वो आज से 2 साल बाद वो 132 पे ही आने वाला है। तो इनके साथ इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर नहीं है, इनको भगा देना चाहिए। इनको बोलो कि तुम जाके स्पिन सीखना शुरू कर दो, फास्ट बॉलिंग तुम्हारे बस की नहीं है, नहीं कर सकते हो, या फिर बैटिंग करना शुरू करो, तो फिर या तो हम फिर किस ऑलराउंडर की हैसियत से तुमको खिला सके। अदरवाइज 140 के नीचे की बॉलर्स का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। इन पता नहीं क्यों ये लोग करते हैं और क्यों कोचेज इनको सलाह देते हैं कि तुम फास्ट बॉलिंग कंटिन्यू करो। यार कोई फायदा नहीं है जब तक आप पेस नहीं निकाल सकते, और वो भी एक्सप्रेस पेस 145 के ऊपर चाहिए भैया, नहीं तो कुछ नहीं, वो 2 साल बाद कम होती ही होती है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अब वहां पे आप देखिए, आपने चलो संदीप वॉरियर को पहला ओवर दे दिया, 14 रन ठोक गए उसमें। अब 90 रन तो बनाने हैं सामने वाली टीम को, 14 पहले ओवर में ही ठोक गए, अब बचे 76। उसके बाद दूसरे ओवर में आपने स्पेंसर जॉनसन को दिया, क्योंकि देखिए ठीक है, मैंने मान लिया कि फास्ट बॉलर्स हैं, तो फास्ट बॉलर आपने जब लिए हैं तो आप कोशिश करोगे कि हो सकता है स्विंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप एक एक ओवर दे दो। स्पेंसर जॉनसन ने दूसरे ओवर में फ्रेजर को आउट कर दिया, अब ये 25 रन लेके स्कोर हो गया उसमें। ये बताइए आप मुझे कि ये जो फ्रेजर मैकगर्क है, ये जो नया बच्चा आया है दिल्ली की टीम में, आप लोगों ने इसको खेलते हुए देखा पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। पिछले मैच के हिसाब से ही हमको पता था कि ये वैसे भी ये तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियंस है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियंस ये जो पर्थ वर्थ में ये जो खेलने वाले हैं, वैसे भी नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले जितने यंग लड़के रहते हैं ना, वो फास्ट बॉलिंग को खेलने में कंफर्टेबल रहते हैं, इनसे स्पिन नहीं खेली जाती है। तो आपके पास सबसे अच्छा मौका ये था कि आप स्पिन लगा देते तो आप मैकगर को आउट कर सकते थे इनिशियली, लेकिन आपने तो दे दिया उसको वो संदीप वॉरियर और स्पेंसर जॉनसन, उसने ठोक ठाक के बराबर कर 10 बॉलों में 20 रन ठोक दिए उसने। हो गया ना काम आपका। आपको ये मैच का अगर फाइटिंग बनाना था, देखिए मैच गुजरात जीत तो सकती नहीं थी किसी भी हालत में। अब इनका सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए था कि हम किसी तरह से वी शुड स्टॉप दिल्ली रनिंग अवे विद द नेट रन रेट, और अल्टीमेटली इफ दिल्ली रन्स अवे विद अ बेटर नेट रन रेट, तो इसका मतलब यह है कि गुजरात विल बी अफेक्टेड नेगेटिवली एज फार एज नेट रन रेट इज कंसर्न। जितनी जल्दी डीसी बना लेगी उतना ही नेगेटिव इंपैक्ट जीटी की नेट रन रेट को पड़ेगा।
तो इनका तो पहला फर्ज ये था कि भैया रन जितने हम रोक सके रोकना है। और आप कैसे रोक सकते थे? क्या 140 की स्पीड पे शॉर्ट पिच बॉल करवा के आप रोक सकते थे, जैसा कि ये संदीप वॉरियर ने छक्के खाए शॉर्ट पिच बॉल कर करके? और वो तो बैट्समैन वहां इतने ज्यादा मारने के मूड में थे कि 2 विकेट जो इसको मिल गए, कोई बहुत खुशी होने वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली आपने किया क्या? इतने 2-3 छक्के खाके और अच्छी खासी पिटाई खाके पहले ओवर में 14 रन देके आपने अगर 2 विकेट ले भी लिए तो उससे टीम को क्या फायदा हुआ यार? शुभमन गिल को पहले ओवर से राशिद खान को लगाना चाहिए था और दूसरी तरफ से आपको लगाना था नूर अहमद को। मैकगर को बिल्कुल भी आदत नहीं है स्पिनर खेलने की, और वैसे भी राशिद खान तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खा जाता है, एस्टेब्लिश बल्लेबाजों को। जेब फ्रेजर मैकगर की तो औकात ही क्या है, लेकिन आपने वो चांस ही नहीं लिया ना। आप तो सोच रहे थे कि आपके फास्ट बॉलर्स उखाड़ के फेंक देंगे दिल्ली की टीम को। यार क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बिल्कुल दिमाग नाम की चीज ही नहीं है क्या? 89 रन का स्कोर कोई रोकने वाला है क्या दिल्ली से? और वो फास्ट बॉलर को, ये नए बच्चों को लगा के, स्पेंसर जॉनसन और वॉरियर को लगा के आप बचा लोगे? आपका ये था कि 30 रन के अंदर उनके भी 4 विकेट होने चाहिए। मैच तो आप फिर भी नहीं जीतते, लेकिन कम से कम आप इनको 15-16 ओवर तक खींच के तो ले जाते यार, कुछ तो आपकी नेट रन रेट बचती। लेकिन आपने तो कबाड़ा कर लिया, आपने बहुत बुरी तरह से कुल्हाड़ी मारी है अपने पैर के ऊपर। क्योंकि वो बात तो वही है, आप राशिद खान और नूर अहमद को लगाते, मैकगर तो पक्का पहले ही ओवर में आउट था। ये इसके तो हवा नहीं लगती कि बॉल कहां से निकल गई, लेकिन आपने को किया ही नहीं कुछ। वो तो नॉर्मल, आपने तो 2-2 ओवर फेंकवा दिए यार, 4 ओवर उससे फेंकवाया आपने, दोनों से, वॉरियर और जॉनसन से। बल्कि 5वां ओवर भी आपने वॉरियर से फेंकवाया, 5वां ओवर, और 5वें ओवर में तो 65 रन हो गए थे। उसके बीच में भले इन्होंने 3 विकेट ले भी लिए, तो क्या हो गया उससे? मतलब 5 ओवर में आपने 3 विकेट ले लिए। आप ये कह रहे हो कि आपके नए बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3-3 विकेट निकाल दिए, बहुत अच्छी बॉल डाल दी और ऐसा कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये कर दिया। अरे यार क्या फायदा हुआ? 65 रन तो हो गए ना। बनाने सामने वाली टीम को 90 है, मतलब बाकी 15 ओवर में उनको 30 रन बनाने हैं। आप खुश हो जाओ कि हमने तो 3 विकेट निकाल दिए। निहायत बेवकूफी का डिसीजन है ये शुभमन गिल का, और ऊपर से वो कोच। और ये अब आशीष नेहरा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कहां ये आशीष नेहरा? इसको मैं समझदार समझता था यार कि ये कुछ करेगा, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी। इसने भी बहुत एक नंबर की नालायकी की है। एक तो मेरे जो फेवरेट कोच थे ना, उन दोनों ने अपनी ऐसी तैसी फिरवा के रखी है। एक वो एंडी फ्लावर ने आरसीबी में, और ये एक आशीष नेहरा ने यहां। आज के मैच में तो बहुत जबरदस्त ये तो बेवकूफी का नमूना पेश किया है आशीष नेहरा ने। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फास्ट बॉलर से आप रोकोगे यार 90 रन का स्कोर? अरे राशिद को लगाओ, नूर को लगाओ, जितना हो सकता है इनसे पूरे 8-8 ओवर, 8 फेंकवा दो ओवर। कितना मारेंगे यार? उसमें मिलते आपको, क्योंकि इनको तो मारने जाना ही था। और चांस तभी था जब बॉल एक्सेसिव स्पिन होती या कुछ होता, क्योंकि नए बॉलर को नई बॉल जब स्पिनर फेंकता है ना, तो वो कई बार ना स्पिन तो होती है, वो कभी कभी स्विंग का भी फायदा मिल जाता है इन लोगों को। तो ये कुछ फायदा उठा सकते थे। और ये कोई भी बैट्समैन देखिए शुरू में पावर प्ले में स्पिनर को खेलने में वो कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद भी सेट नहीं रहता है ना, उसके पैर मूव नहीं कर रहे होते हैं, बॉडी में ब्लड का फ्लो बिल्कुल रेगुलेट नहीं हुआ होता है उस टाइम। वहां मौका रहता है आपके पास। ये बेवकूफी का काम, बहुत जबरदस्त बेवकूफी का नमूना पेश किया है आज शुभमन गिल ने। ये डिजर्व करते हैं इस तरीके से हारना, क्योंकि एक तो बैटिंग आपने बहुत गंदी की, ऊपर से आपने वो अप्रोच ही नहीं लगाई अपने आप को। यू हैव नॉट गिवन योरसेल्फ अ चांस टू फाइट इन द मैच। क्या किया है यार? ऐसे तो फिर तो ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा ना। क्या आपको पता है आपके पास 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं, तो पहले 2 ये फेंकेगा, फिर वो 3 ये फेंकेगा, फिर छठे ओवर में ही राशिद खान आएगा। जैसे यार ये तो नॉर्मल में करते हो आप, ये तो नॉर्मल मैचेस में आप करते हो। अगर पहले बॉलिंग कर रहे होते तब भी आप यही करते ना, कि 5 आपके फास्ट बॉलर्स फेंकते, छठे में राशिद खान आता, 7वें में नूर आता। आज भी आपने वही किया। तो ये नॉर्मल मैच तो नहीं था, यहां तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत थी ना आपको। यही मैं कहता हूं कि देखिए आज आप ये जो मैच हुआ है इसकी एनालिसिस आप 50 सैकड़ों चैनल्स पे देखेंगे, लेकिन हम यहां वो डिस्कस करते हैं जो कि एक्चुअली मैच में आपको दिखता नहीं है। आप में से जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं ना, उन लोगों को भी ये
मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम बायस्ड एनालिस्ट रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बायस होके एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ एकदम फेयर एनालिसिस करते हैं। आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि किसी मैच में मैं विराट कोहली को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो अगले मैच में उसको मैं गाली भी निकाल रहा हूं ना, क्योंकि हम उस दिन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर शुभमन गिल अच्छी कप्तानी करेगा, जैसे कि इसने राजस्थान के अगेंस्ट की थी, तो हमने तारीफ की, लेकिन आज इसने निहायत घटियापन का प्रदर्शन किया है तो इसको गाली पड़ रही है। अगले मैच में अच्छा करेगा तो इसकी हम फिर तारीफ करेंगे, क्योंकि हम मैच की एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई वो पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। आपने जैसा परफॉर्म किया, जो हमको दिखा या जो नहीं दिखा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी ये बात कर रहा होगा। मैं तो खैर ज्यादा देखता नहीं हूं, लेकिन आप लोग देखते होंगे दूसरे चैनल्स। आप मुझे बताइए कि आप क्या मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि ये शुभमन गिल को नहीं करना चाहिए था, ये नॉर्मल मैच नहीं था ना। तो जब नॉर्मल मैच नहीं है तो आपको भी एबनॉर्मल स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना मैच जीतने के लिए, या फिर मैच को लंबा खींचने के लिए। आज के मैच में आपको पता था कि आप जीत नहीं सकते हो, तो आपको मैच को लंबा खींचना चाहिए था, वो आपके फेवर में होता। अब तो आपने अपनी नेट रन रेट की बैंड बजवा के रख ली। बिल्कुल क्या बताएं अब कि इसमें क्या हो सकता है। चलिए, हो गया मैच, हार गए, बुरी तरीके से हार गए, 6 विकेट से हार गए और बुरी तरह से रौंद दिया दिल्ली ने। और उसमें बहुत बड़ा हाथ खुद का ही है, जीटी का, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था मुझे कि इतने वन साइडेड हार जाएंगे, और इस मैच में भी फाइट हो सकती थी, बशर्ते ये लोग बनाते कुछ 140 रन तो बनाते हैं, और 140 रन बनाते तो इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ ये लोग फाइट भी कर सकते थे। क्या भरोसा ड्यू नहीं आती और बाद में हो जाता कुछ, क्योंकि सामने वाले का भी तो थोड़ा सा मॉरल एकदम डाउन हो जाता है ना। अब बॉलर को भी पता है यार 90 रन तो है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, कुछ ज्यादा बाकी तो बोल नहीं सकते हैं। सारी गलती कोचेस की और कप्तान की है, और इंडिविजुअल बैट्समैन जो हैं उन्होंने तो गलतियां की ही हैं, ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन वो सोचेंगे तभी जब उनको कुछ पनिशमेंट मिलेगा। तो अब उनको तो क्या है पनिशमेंट, उन्हें पता है कि अभी यहां नहीं तो अगले साल फिर कोई 4 करोड़ देने वाला बैठा है। हमारी तो तुल्लेबाज की तो रेपुटेशन हो ही गई है, बस चलती रहेगी जिंदगी, भाड़ में जाए, इंडियन टीम में नाम आए या नहीं आए, अपने तो रोजी रोटी चल रही है, बढ़िया घूम फिर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं, और बस निकल जाएगी जिंदगी ऐसे ही। और आज भी अगर निकाल दें, बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनको आज भी निकाल दें और जिंदगी में दोबारा कभी क्रिकेट खेलने को ना मिले, तो भी वो हमसे और आपसे बहुत ज्यादा सुकून में जिंदगी काट सकते हैं। उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतनी लॉटरियां लग चुकी हैं इन लोगों की बिना किसी परफॉर्मेंस के, या एक दो सड़ी परफॉर्मेंस से 30 रन बना के। तो ऐसा है, आईपीएल की लॉटरी बहुत अच्छी है, और ये नई जनरेशन के लिए तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए पागल हैं लोग आईपीएल खेलने के लिए, और शायद इसी वजह से ये मोटिवेशन भी लोगों का कम हो गया है कि अब हम यार क्यों खेलना है इंडियन टीम, यार कौन परेशान होगा, कौन 5-5 दिन खेलेगा, क्या करेगा। तो ये तो खैर अपना अपना व्यू है, अपनी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज हैं लोगों की, और अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो लोग ये डिसीजंस लेने वाले हैं, कम से कम उनको तो देखना चाहिए कि आपकी फ्रेंचाइज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम के लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज दे आर बिजनेसमैन, तो ये तो उनके लिए बिजनेस ही है ना, ये आईपीएल भी। तो आपको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग। तो आपको रगड़ना भी चाहिए, मुर्गा भी बनाना चाहिए, लात भी मारनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जब तक पैसे हैं तब तक ये सब नाक रगड़ते हुए आएंगे, इनको तो खेलना पड़ेगा सर केवल। आया ना मिचेल स्टार्क, लाते भी खा रहा है, 50-50 रन भी खा रहा है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। आना ही पड़ेगा बेटा, आना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड हो गए तुम आज से 25 साल पहले, अब सब औकात पे आ गए, लाइन पे आ गए बिल्कुल। ये देख के तो मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। मेरा बहुत ईगो सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमने वो दिन भी देखे हैं जब ये लोग बहुत बेइज्जती से बात करते थे हमारे प्लेयर्स से, और इनके तो नखरे बिल्कुल मिलते नहीं थे। आप लोगों में से जो यंग लोग हैं ना, उनको तो मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या क्या बेइज्जती झेली है हम लोगों ने, कितनी बेइज्जती होती थी इंडियन टीम की। तो ये मौका है रगड़ने का, बिल्कुल बराबर मौका लेना चाहिए, हिसाब बराबर करो, क्योंकि ये हिसाब बराबर किए बिना मजा आता नहीं है। वो गांधी जी वाला जमाना नहीं है कि एक गाल इधर और दूसरा उधर, नहीं नहीं भैया,
हाथ अगर लगाए ना तो दोनों पे ही देंगे हम घुमा के, दोनों तरफ से। वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और अच्छा है अब इंडिया का वो एटीट्यूड है भी। ये देख के तो मुझे बहुत मजा आता है, शायद आप लोगों को भी आता होगा। बताइए आप लोगों को क्या है, आप लोगों का व्यू आज के मैच के बारे में। आज ये क्या शुभमन गिल ने कबाड़ा किया या नहीं किया, या दिल्ली बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गई, या कुछ कर सकते थे शुभमन गिल, या आशीष नेहरातकर मुझे पता नहीं, दिखा ही नहीं, कहाँ गया, छुप गया, क्या हुआ। तो चलिए, आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भेजिए। आपका ही चैनल है, आप लोग जो चाहें अपने कमेंट्स भेजें और हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में उनको। और आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। हाँ, बिफोर दैट, कल का जो मैच है, कल का मैच तो बात करना बहुत जरूरी है भाई। ये तो बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है कल। पंजाब का मल्लनपुर में पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच है। हमारी फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस, फेवरेट हारने वाली टीम। हमारी फेवरेट जरूर है लेकिन हम ये चाहते हैं हारे। और फिर कल देखिए क्या होगा। अब जरा इसके बारे में अगर अपन बात करें तो पंजाब की टीम देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा जिस तरह के जो 2 मैचेस हुए हैं ना, पिछला तो नहीं लेकिन उसके पहले वाला जो था उसमें थोड़ी बॉल स्विंग हो रही थी। अब अगर ये स्विंग हुई ना बॉल तो मजा आएगा। वो मजा कैसे आएगा कि इधर देखिए पंजाब में अर्शदीप सिंह और रबाडा और कौन है अपना, बाकी तो चलिए कोई ऐसा स्विंग बॉलर है नहीं। लेकिन दिल्ली के पास, सॉरी बॉम्बे के पास बुमराह है। खैर ठीक है, मैंने मान लिया बुमराह है, आकाश मधवाल है, और जेराल कुडसे का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो तो पिटने में रिकॉर्ड बनाने वाला है लगता है इस बार। वो उसका मिचेल स्टार्क के साथ कंपटीशन है लगता है इस बार। वो दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ज्यादा पिटेगा। तो वो उसकी मुझे उतनी ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन मैं कल बिल्कुल सीरियसली चाहता हूं कि पंजाब टॉस जीत जाए और मुंबई को पहले बैटिंग करवा दे बस। उसके बाद रोहित शर्मा बना दे 60-70 रन और बाकी तो हो जाए टीम चौपट। स्काई बनाए या नहीं बनाए वो तो वर्ल्ड T20 में रहेगा ही, वो मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि स्काई अगर ज्यादा देर टिक गया ना तो वो फिर बहुत ज्यादा रन बना देगा। इसलिए स्काई से भी मैं ज्यादा नहीं चाहता हूं। वो 30-35 रन स्काई बना दी, कुल मिला के ये 160 पे ऑल आउट हो जाए और उसके बाद पंजाब अपना धो के रख दे इनको। जसप्रीत बुमराह भले ले ले 2-3 विकेट, लेकिन बाकी बस इतना होना चाहिए, मजा आ जाएगा मुझे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन देखिए इनको अर्शदीप को और रबाडा को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हरप्रीत बरार को थोड़ा सा अपनी सुधारनी पड़ेगी। भैया जितना पिछले 2 मैचों में पिटाई हो रही है तेरी, सरदार जी कुछ कर, वो उससे प्रेरणा ले ले अर्शदीप से। वो तो ढंग की बॉलिंग करने लग गया। उसको जब हमने गाली दी तो उसके बाद से वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो अभी हम हरप्रीत बरार को हमने गाली नहीं दी, अब इसको भी गाली दे देंगे तब ये शायद इंप्रूव करेगा। तो खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये करे यार, ये अच्छा बॉलर है ये हरप्रीत बरार, ये करे अच्छी बॉलिंग। और उसके बाद जाके फिर देखिए आप बैटिंग में शिखर धवन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। शिखर धवन का खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए ओपनिंग में ना बुमराह को ये थोड़ा सा खेल सकता है, बाकी तो राइट हैंडर्स के तो बस की नहीं है बुमराह को खेलना। तो अगर प्रभसिमरन सिंह और वो जॉनी बग्गा, ये जॉनी बेस्टो तो यार जॉनी गद्दार हो गया है बिल्कुल पंजाब के लिए। ये एकदम जॉनी गद्दार की तरह खेल रहा है एकदम। यार इसका नाम बदल देना चाहिए अब, क्योंकि ये कुछ करके ही नहीं दे रहा है यार। बहुत हो गए यार, 6-7 मैच हो गए यार। अब तो मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, वो बहुत बुरी तरह से भगा देगी वो। इसलिए इसको समझना चाहिए, पता नहीं इसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। अब मुझे एक और चीज ये लग रही है कि यहाँ पे ये करना चाहिए। देखिए जॉनी बेयरस्टो जो है वो प्लेयर तो बड़ा है, वो कभी तो खेला है ना, कभी तो खेलता था। अभी ठीक है वो जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसको 5वें-6वें नंबर पे पीछे ले आना चाहिए जॉनी बेयरस्टो। तो शुरू में आप प्रभसिमरन से और इससे करवा लो, शिखर धवन से ओपन करवा लो, और फिर बाकी आपका वैसा ही चलने दो। आप सबको 1-1 नंबर ऊपर कर दो और इसके बाद आप इसको जॉनी बेयरस्टो को 5वें-6वें पे लाओ नंबर पे। फिर देखो अगर ये रन बनाता है ना, पीछे जाके अगर ये रन बनाएगा ना तो इसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। तो इससे कुछ हो सकता है, लेकिन पता नहीं ये लोग ये करेंगे कि नहीं करेंगे और जॉनी बेयरस्टो के लिए तैयार होगा कि नहीं।
क्योंकि वो आके फिर क्या होता है, वो आड़े बल्ले मारने लगता है, उसमें बोल्ड हो जाता है। और बुमराह के सामने चलाएगा तो बुमराह तो उसको हवा ही नहीं लगने देगा। कहां डंडा जाएगा, कहां तेरा पैर जाएगा, तुझे समझ में ही नहीं आएगा। जॉनी बेयरस्टो, तेरे उल्टे सीधे शॉट मत मारना, कल सीधे बल्ले से खेल तो कुछ हो सकता है। वैसे तो बुमराह तेरे को बहुत भारी पड़ेगा अगर तू आया ओपन करने, या वन डाउन भी आया, पता नहीं बुमराह कब आएगा बॉलिंग करने। तो ये है अभी सैम करन, तो खैर सैम करन को भी रन बनाने पड़ेंगे। अब मुंबई देखिए टीम ऐसी है, इनके सामने बैट्समैन लाइटली नहीं ले सकते, इनके रन बनाने पड़ेंगे ढंग से। और ये उल्टे सीधे गलत टाइम पे शॉट मार के जो आउट होते हैं ना, वो इनको ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए, ये मेरे हिसाब से तो कल मैं चाहता तो हूं कि पंजाब जीते, बाकी ये है कि देखेंगे होता क्या है। और मिलेंगे हम कल के मैच के बाद। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।